अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्राहमान और आप देख रहे हैं टेक्निस्ट्री लैब। आज की हम एसआरई कोर्स में डिस्कस करेंगे ट्रेड ऑफ एनालिसिस। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो आप बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेड ऑफ एनालिसिस। ट्रेड ऑफ एनालिसिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसको समझना होता है और हमने ना उसके उसकी जो हर एक चीज़ होती है ना वो लेनी होती है जो कि एक दूसरे हिस्से पर या उसकी क्वालिटी पर सैक्रिफाइस कर सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक प्रोजेक्ट में क्वालिटी को बढ़ाते हैं ये तो उसकी कॉस्ट या उसका टाइम ज़्यादा लग सकता है। मतलब ये होता है कि ट्रेड ऑफ एनालिसिस को हमने इस तरह से एनालिसिस करना होता है किसी एक चीज़ पर चेंजिंग करने से दूसरी पर उस पर क्या असर पड़ता है, ये होता है ट्रेड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो इन एनालिसिस का मकसद है कि बेहतरीन फैसला लेना जिसमें कॉस्ट, टाइम, स्कोप और क्वालिटी का बैलेंस हो। इसके हमारे पास कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है कैसे हम ट्रेड ऑफ एनालिसिस को रोए कार्ड लेके आते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कि कितना पैसा चाहिए होगा डेवलपमेंट में, मेंटेनेंस करनी हो तो उसके लिए हमें क्या कॉस्ट लगेगी और ऑपरेशंस कौन कौन से चाहिए। फिर आता है शेड्यूल, प्रोजेक्ट किस ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। ठीक है, डेडलाइंस और जो माइलस्टोन ना वो क्या है। फिर आता है स्कोप कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो उसमें हमने क्या फीचर्स या फंक्शनैलिटीज को शामिल करना है या किसी को अगर हमने रिमूव करना है। फिर आती है क्वालिटी। क्वालिटी में आ जाता है हमारे पास कि परफॉर्मेंस उसकी क्या है, उसकी रिलायबिलिटी या यूजेबिलिटी वो कितनी अच्छी होगी। फिर आता है हमारे पास रिस्क, यानी कि ऐसी अनसर्टेनिटीज होती हैं या गैर यकीनी जो एक्टिविटीज होती हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं जो प्रोजेक्ट में आती हैं और वो जो प्रोजेक्ट का जो सक्सेस होता है ना उसमें कन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। और इससे आता है हमारे पास आगे स्टेप्स इन ट्रेड ऑफ एनालिसिस। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले तो ये तय करना होता है ना कि प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ज़्यादा तौर पर जैसे पैसे यानी कि उस पर टाइम पर डिलीवर करना है ताकि आपकी जो पेमेंट है वो आपको टाइम पे मिल सके या अच्छी क्वालिटी है ये वगैरह चीज़ें। और उसके कुछ लिमिटेशंस हों जैसे उसका बजट या उसकी टाइम लिमिट वगैरह। फिर आता है हमारे पास आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। इसका मतलब है कि अलग अलग पॉसिबल सॉल्यूशंस का ऑप्शन तैयार रखना ताकि अगर प्रोजेक्ट में गोल हमने अचीव करना है तो उसमें हमें मदद मिले। हम कहते हैं कि जैसे प्लान ए और प्लान बी होता है, तो अगर कोई प्लान ए ना काम आए तो हम प्लान बी की तरफ चलते हैं। तो ये आ जाता है इसके अंदर। फिर इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास इवेलुएट ट्रेड ऑफ, यानी कि हर अल्टरनेट को हमने चेक करना होता है कि वो कॉस्ट, उसका शेड्यूल और क्वालिटी उसको ऊपर क्या असर डालेगा। तो फिर उसके आगे आता है हमारे पास क्वान्टिफाइड ट्रेड ऑफ्स, यानी कि हर फैक्टर को एक वेटेज देनी होती है। मिसाल के तौर पर जैसे एक कॉस्ट है ना 30% तो उसकी क्वालिटी 40% होनी चाहिए। ठीक है, ताकि कंपेयर करना आसान हो। ये कंपैरिजन में रखते हैं ट्रेड ऑफ के अंदर एक दूसरे के साथ। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एनालाइज रिस्क, यानी हर ऑप्शन के ना पॉसिबल रिस्क को समझना होता है। जैसे अगर एक ऑप्शन सस्ता है, ठीक है, तो उसको लेने का रिस्क भी है, तो क्या करेंगे, उसको हमने एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, ये हमने एनालाइज करना होता है रिस्क को। फिर डिसीजन मेकिंग करनी होती है इसमें कि हमने जो ऑप्शन लेना है वो बैलेंस है कि नहीं, वो हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हमें इसमें कोई फ़ायदा आएगा कि नुकसान आएगा, फ्यूचर में इसमें क्या इफेक्ट पड़ सकता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन डिसीजन होती है कि जो डिसीजन लिया गया होता है ना उसको प्रॉपर डिसीजन लिखना ज़रूरी होता है ताकि बाद में समझना आसान हो। क्योंकि जो ऑप्शन हमने यूज़ किया होता है ना वो अगर प्रॉपरली लिखा हुआ होगा तो हमें उसके बाद में भी समझ आएगी कि हमने क्या बात की थी, उसमें क्या चीज़ें ऐड की थी या जो डिस्कशन हमने की थी वो क्या चीज़ें थी उसके अंदर। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें हमारे पास पहला आ जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब कि ये तकनीक मुख्तलिफ ऑप्शंस के ना फ़ायदे और उसके जो खर्चे हैं ना उसके मुतालिक बताता है कि अगर हमने कोई फंक्शनलिटीज ऐड की है तो उसमें हमारे पास कॉस्ट क्या लग रही है, या अगर हम अपने जो क्लाइंट को या अपने स्टेक होल्डर को कन्विंस कर रहे हैं किसी तरह से तो वो हमें कॉस्ट ज़रा अच्छी दे हमारे अकॉर्डिंग और हम उसके इत्मीनान में लेके हैं कि हमने आपका प्रोजेक्ट इस तरह बना के देना है। फिर आता है हमारे पास डिसीजन मैट्रिक्स। फिर इस टेक्निक में ना हर ऑप्शन को एक स्कोर दिया जाता है उस बेस पे कि उसका कुछ क्राइटेरिया हो जैसे कॉस्ट, टाइम, क्वालिटी। सबसे ज़्यादा स्कोर वाला ऑप्शन जो होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। फिर पेरेटो जो एनालिसिस होता है उसको देखते हैं कि इस टेक्निक में पता चलता है कि कैसे या कौन से 20% इश्यूज हैं या 20% 80% प्रॉब्लम्स का जो वो सबब बन रही हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर। फोकस सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर किया जाता है जिनकी वजह से वो रिस्क या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। मतलब कि ये देखना है कि अगर किसी एक वेरिएबल जैसे कॉस्ट या टाइम पर कोई चेंज आया है तो उसका प्रोजेक्ट पे के बाकी एलिमेंट्स पर क्या असर पड़ता है। इससे प्लान का जो रोबस्टनेस होता है ना वो टेस्ट होता है कि इसमें
हमारे पास कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं पैदा हो रहे, या इसमें कोई फ़ायदा आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सारी इसमें एनालिसिस किया जाता है। फिर सिनेरियो एनालिसिस आता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास इसमें फ्यूचर के जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे क्या हो अगर मतलब कि कोई भी एक सिचुएशन है तो उसको हमने इस तरह बयान करना कि अगर कोई ये चीज़ है तो उसको हम अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये वाली सिचुएशंस को इमेजिन करके चलना होता है ताकि आने वाली जो सिचुएशन इस तरह की बनती है तो उसको फिर हैंडल किया जा सके। फिर हर सिनेरियो के लिए एक प्लान बनाया जाता है। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ बेनिफिट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है कि बेहतरीन डिसीजन मेकिंग, यानी ये प्रोसेस आपको परफॉर्म डिसीजन लेने में मदद करता है क्योंकि हर चॉइस का एक असर सामने आता है। फिर आता है हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन और रिस्क की मैनेजमेंट, यानी जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ना उसी रिसोर्सेज पर फोकस किया जाता है, यानी रिस्क कम होता है कि नहीं होता, फिर उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसके बारे में किस डिसीजन लेना है वो कैसे लेना है, वो सारी एनालिसिस भी किया जाता है और एक दूसरे के साथ मीटिंग भी की जाती है। फिर आता है हमारे पास स्टेक होल्डर्स के साथ क्लियर कम्युनिकेशन, यानी जब डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंट हो ना तो सब स्टेक होल्डर्स को डिसीजन का समझ आता है और उसकी जो डिसीजन की जो अलाइनमेंट होती है ना वो भी बन जाती है कि आपने किस तरह करना है, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो अपनी राय पेश करते हैं, टीम अपनी राय पेश करते हैं, तो उसमें से फिर जो ऑप्टिमल आंसर होता है ना उसको चूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं ट्रेड ऑफ एनालिसिस के अंदर। ये सारे नोट्स आपको हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।